और तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। पिता शारदा प्रसाद जी एक स्कूल शिक्षक थे। अच्छा। लेकिन जब लाल बहादुर सिर्फ 1.5 साल के थे तभी उनका निधन हो गया। ओ, काफी कम उम्र में। हाँ, तो उनकी माँ राम दुलारी देवी उन्हें और उनकी बहनों को लेके अपने पिता के घर मिर्जापुर चली गईं। यानी बचपन से ही जीवन कोई आसान नहीं था, पिता नहीं रहे, आर्थिक तंगी थी। बिल्कुल, और स्रोत भी यही बताते हैं कि इन शुरुआती मुश्किलों का उनके चरित्र पर शायद बहुत गहरा असर पड़ा। एक कहानी सुनते हैं उनके बारे में कि वो स्कूल जाने के लिए नदी तैरकर पार करते थे। हाँ, ये काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं होते थे। अच्छा। अब ये बातें महज कहानियां नहीं हैं, ये असल में उनके व्यक्तित्व को बनाने वाले अनुभव हैं। इनसे उन्हें जमीनी हकीकत की समझ मिली होगी और शायद यही वजह है कि वो इतने ऊंचे पद पर पहुंचकर भी आम आदमी से जुड़े रहे। और उनकी शिक्षा, वो शास्त्री उपाधि कहाँ से मिली? उनकी शिक्षा वाराणसी के काशी विद्यापीठ में हुई, जो उस जमाने में राष्ट्रवादी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। हाँ, सुना है उसके बारे में। वहीं से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। ये विद्वता का प्रतीक थी और उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। और काशी विद्यापीठ सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, वो तो स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना का भी गढ़ था। तो क्या वहीं से उनकी देशभक्ति की शुरुआत हुई? हाँ, बिल्कुल। वहीं उनका संपर्क कई राष्ट्रवादी नेताओं और विचारों से हुआ और महज 17 साल की उम्र में 1921 में 17 साल? हाँ, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर वो पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। ये तो बहुत बड़ा कदम था उस उम्र में। हाँ, और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा और फिर जेल जाने का वो लंबा सिलसिला शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन मतलब वो दौर जब गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत का साथ न देने की अपील की थी। शास्त्री जी की क्या भूमिका थी उसमें? वो जमीनी स्तर पर काम करते थे एक कार्यकर्ता के तौर पर, और इसी आंदोलन में भागीदारी की वजह से उन्हें पहली बार जेल भी जाना पड़ा। अच्छा। इसके बाद तो चाहे 1930 का नमक सत्याग्रह हो या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, शास्त्री जी हमेशा आगे रहे। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 9 साल ब्रिटिश जेलों में बिताए। 9 साल? ये तो बहुत लंबा वक्त है। हाँ। इन जेल यात्राओं ने उनके इरादों पर क्या असर डाला? क्या वो और मजबूत हुए? कहा तो यही जाता है, जेल के अनुभवों ने उनके इरादों को और पक्का किया। वो गांधी जी के विचारों, खासकर सत्य और अहिंसा के और करीब आ गए। और साथ ही जेल में उन्हें पढ़ने, लिखने, सोचने, विचारने का भी काफी समय मिला। उन्होंने वहां कई दूसरे नेताओं के साथ भी विचार विमर्श किया होगा। तो उनकी राजनीतिक समझ और गहरी हुई होगी। बिल्कुल। उनके लिए कर्तव्य और बलिदान जैसे शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं थे, वो उनके जीने का तरीका बन गए थे। तो स्वतंत्रता संग्राम ने उन्हें गढ़ा, तपाया, और फिर आया 1947, देश आजाद हुआ। अब भूमिका बदली, संघर्ष की जगह राष्ट्र निर्माण की चुनौती आई। हाँ, और आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में उन्हें पहले संसदीय सचिव बनाया गया, फिर वो वहां गृह मंत्री भी बने। ओके। उनकी प्रशासनिक क्षमता और ईमानदारी की वजह से जल्दी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई। पंडित नेहरू उन्हें केंद्र की राजनीति में ले आए। और केंद्र में तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां मिली, रेल मंत्री का पद जैसे। स्रोत बताते हैं कि रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने छोटे छोटे मानवीय बदलावों पर भी ध्यान दिया। हाँ, ये उनके काम करने के तरीके की एक खासियत थी। उन्होंने रेलवे का नेटवर्क बढ़ाने और उसे आधुनिक बनाने पर तो काम किया ही, लेकिन साथ ही जो आम यात्री थे, खासकर तीसरे दर्जे के यात्री, उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। जैसे स्रोत में जिक्र है कि उन्होंने तीसरे दर्जे के डिब्बों में पंखे लगवाने और टॉयलेट्स की हालत सुधारने जैसे कदम उठाए। ये दिखाता है कि वो आम आदमी के बारे में सोचते थे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, 1956 में तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। हाँ, अरियालूर दुर्घटना। बिल्कुल। उसमें 140 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। भारतीय राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। हाँ, इसे नैतिक जवाबदेही का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है और इसने उनकी छवि को और मजबूत किया। इसके बाद नेहरू मंत्रिमंडल में रहे, परिवहन मंत्री, वाणिज्य मंत्री और फिर गृह मंत्री जैसे पदों पर। हाँ, बिल्कुल। गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा,
राज्यों के बीच तालमेल और जो भाषा को लेकर विवाद थे उन जैसे मुश्किल मुद्दों को संभाला। अच्छा। उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संथानम समिति बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई। नेहरू युग में वो एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जो शांत रहकर बिना ज्यादा शोर शराबे के अपना काम पूरी कुशलता और ईमानदारी से करते थे। एक तरह से संकट मोचक। हाँ, कह सकते हैं एक कुशल प्रशासक और वार्ताकार की उनकी छवि बन गई थी। और फिर आया वो दिन जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। 27 मई 1964, पंडित नेहरू का निधन। देश के सामने एक बड़ा सवाल था, अब कौन? हाँ, नेहरू जी के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर थोड़ी अनिश्चितता तो थी। मोरारजी देसाई जैसे वरिष्ठ नेता भी दावेदार थे। लेकिन उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज। उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने पार्टी में एक आम सहमति बनाने की कोशिश की। और सहमति शास्त्री जी के नाम पर बनी। हाँ, अंततः लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर सहमति बनी। उनकी साफ छवि, उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव और सबको साथ लेकर चलने की जो उनकी क्षमता थी, वो उनके पक्ष में गई। उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखा गया जो नेहरू की विरासत को संभाल सकता था और पार्टी को भी जोड़कर रख सकता था। बिल्कुल। प्रधानमंत्री बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन चुनौतियां शायद उससे भी बड़ी थीं। जैसा कि स्रोत बताते हैं, देश उस समय कई गंभीर समस्याओं से गुजर रहा था। निश्चित रूप से देश में खाने की चीजों का भयंकर संकट था। हमें अमेरिका से PL 480 समझौते के तहत अनाज मंगाना पड़ रहा था। हाँ, वो हमारी आत्मनिर्भरता पर एक सवाल जाता था। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। उधर चीन के साथ 1962 के युद्ध की कड़वी यादें अभी ताज़ा थीं और पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते तनावपूर्ण थे। तो नेहरू जैसे बड़े नेता के बाद उनकी जगह लेना और इन मुश्किल हालात से देश को निकालना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। बहुत बड़ी। और इसी मुश्किल दौर में उन्होंने वो नारा दिया जो इतिहास बन गया, जय जवान जय किसान। इस नारे के पीछे सोच क्या थी और इसका असर क्या हुआ? देखिए, ये नारा सिर्फ 2 शब्दों का जोड़ नहीं था। ये उस समय की जरूरत और शास्त्री जी की दूरदर्शिता दोनों का प्रतीक था। जय जवान कहकर उन्होंने सीमा पर लड़ रहे सैनिकों का हौसला बढ़ाया, जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। हाँ। और जय किसान कहकर उन्होंने उन करोड़ों किसानों का सम्मान किया, उन्हें प्रोत्साहित किया, जो खेतों में पसीना बहाकर देश का पेट भर रहे थे। तो एक तरह से देश की 2 सबसे बड़ी ताकतों को सलाम था ये। बिल्कुल, उसकी सेना और उसकी खेती, दोनों को। उस समय खाने का संकट कितना गंभीर था और शास्त्री जी ने इससे निपटने के लिए क्या किया? सिर्फ नारा दिया या कुछ ठोस कदम भी उठाए? संकट वाकई बहुत गंभीर था। शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील की कि वो हफ्ते में कम से कम एक वक्त का खाना छोड़ दें ताकि अनाज बच सके। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में, सोमवार शाम का व्रत। हाँ, कुछ वैसा ही। और सिर्फ अपील नहीं की, कहा जाता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से की। उनके परिवार ने भी हफ्ते में एक शाम खाना बंद कर दिया। ये तो बड़ी बात है, खुद उदाहरण पेश करना। हाँ, ये उनका तरीका था लोगों से जुड़ने का। उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया। जय किसान सिर्फ नारा नहीं था, ये खेती को प्राथमिकता देने की नीति का भी संकेत था। और इसी नारे ने शायद 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भी देश को एकजुट करने में मदद की होगी। हाँ, बिल्कुल। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो शास्त्री जी का नेतृत्व एक कसौटी पर था। 1965 का युद्ध उनके प्रधानमंत्री काल की एक बड़ी परीक्षा थी। कैसा रहा उनका नेतृत्व उस समय? स्रोत बताते हैं कि युद्ध के दौरान उनका नेतृत्व शांत था, लेकिन दृढ़ और निर्णायक था। उन्होंने साफ संदेश दिया कि हम अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। उन्होंने सेना को पूरी छूट दी और देश के लोगों से एकजुट रहने और सेना का साथ देने की अपील की। उनका रवैया संयमित था, लेकिन बहुत मजबूत था। और युद्ध विराम के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण भी दिया था। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने हिंदी में भाषण देकर एक नई मिसाल कायम की। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन अब शांति कायम करने की चुनौती थी। और यहीं पर ताशकंद समझौते की बात आती है। हाँ, युद्ध के बाद दोनों देशों पर शांति बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, खासकर अमेरिका और सोवियत संघ का। अच्छा। सोवियत संघ ने मध्यस्थता की पेशकश की और दोनों देशों के नेताओं को ताशकंद बुलाया। ताशकंद उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था, अब उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। अयूब खान के साथ ताशकंद समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते का मुख्य मकसद क्या था और क्या इसे लेकर कोई विवाद भी हुआ था? समझौते का मुख्य मकसद था कि दोनों देश युद्ध से पहले की स्थिति पर वापस लौटें।
मतलब सेनाएं अपनी पुरानी सीमाओं पर वापस जाएं, राजनयिक संबंध फिर से बने और भविष्य में विवादों को शांति से हल करने का वादा किया जाए। लेकिन क्या भारत में सब लोग इससे खुश थे? नहीं, भारत में कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, खासकर युद्ध में जो हमने अहम चौकियां जीती थीं, जैसे हाजीपीर दर्रा, उसे पाकिस्तान को वापस लौटाने के फैसले पर सवाल उठे। ऐसा माना जाता है कि शास्त्री जी पर समझौते के लिए काफी दबाव था, लेकिन वो शांति को एक मौका देना चाहते थे। समझौता हो गया, शांति की उम्मीद जगी, लेकिन फिर कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। हाँ, 11 जनवरी 1966 की सुबह खबर आई कि प्रधानमंत्री शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया है। आधिकारिक कारण बताया गया हार्ट अटैक, दिल का दौरा। जी, लेकिन यहीं से शुरू होता है रहस्य और सवालों का वो सिलसिला जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल तो यही, मौत का कारण क्या था? अगर हार्ट अटैक था तो उस पे शक क्यों? शक इसलिए क्योंकि कई परिस्थितियां ऐसी थीं जो मेल नहीं खाती। जैसे कि स्रोत किन मुख्य संदेहों की बात करते हैं? कई बातें हैं। पहला, शास्त्री जी समझौते के बाद ठीक ठाक लग रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, फिर अचानक रात में उनकी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? दूसरा, उनके निजी डॉक्टर RN चुग उनके साथ थे, लेकिन कहा जाता है कि जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनके कमरे में न तो फोन काम कर रहा था, न ही कोई घंटी बजर थी जिससे वो तुरंत मदद बुला पाते। ये तो अजीब बात है। हाँ, डॉक्टर चुग को मदद के लिए बाहर भागना पड़ा। इसमें कीमती समय बर्बाद हुआ होगा। और उनके शरीर के रंग को लेकर भी कुछ बातें थी। बिल्कुल, कुछ लोगों ने जिन्होंने शव देखा था और परिवार के सदस्यों ने भी दावा किया कि उनका शरीर नीला पड़ गया था, जो जहर दिए जाने की आशंका की तरफ इशारा करता है। ओह, लेकिन ये दावे हैं, कोई पुष्टि नहीं हुई। और पोस्टमार्टम, क्या उनका पोस्टमार्टम हुआ था? यही एक और बड़ा सवाल है। ताशकंद में उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। क्यों? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। और जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया तब भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। भारत में भी नहीं? नहीं, सरकार का कहना था कि परिवार ऐसा नहीं चाहता था, जबकि परिवार के कुछ सदस्यों ने बाद में कहा कि उन पर पोस्टमार्टम न कराने का दबाव था या उन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। तो पोस्टमार्टम न होने से सच कभी सामने नहीं आ पाया। हाँ, मौत के असली कारण पर हमेशा के लिए एक पर्दा सा पड़ गया। उनके साथ जो लोग गए थे, जैसे उनके निजी सहायक रामनाथ, क्या उनके बयानों में कोई विरोधाभास था? हाँ, कुछ ऐसी बातें भी सामने आई। उनके साथ गए कुछ और लोगों के बयानों में थोड़ी इनकंसिस्टेंसीज थीं, जिसने शक को और गहरा किया। तो क्या किसी साजिश का भी शक जताया गया? हाँ, साजिश की थ्योरीज भी बहुत चली। कुछ लोगों ने कहा कि ताशकंद समझौते से कुछ बाहरी ताकतें नाखुश थीं, हो सकता है ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो। कुछ ने अंदरूनी राजनीतिक दुश्मनी की भी आशंका जताई, हालांकि इसके कभी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए। और उनके रसोइये का क्या, जान मोहम्मद? हाँ, उसकी भूमिका पर भी सवाल उठे। वो उस रात ड्यूटी पर था, बाद में उसकी भी मौत हो गई या वो गायब हो गया, इस पर भी अलग अलग बातें हैं। ये भी एक रहस्य है। तो इतने सारे सवाल, इतने सारे शक, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं। सरकार ने कुछ जांच समितियां भी बनाई थी। हाँ, राजनारायण समिति जैसी समितियां बनी, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स या तो कभी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हुई या फिर वो किसी निर्णायक नतीजे पर नहीं पहुंच पाईं। तो स्थिति क्या है आज? स्थिति यही है कि सरकारी तौर पर हार्ट अटैक की बात ही मान्य है, लेकिन जो सवाल शास्त्री जी के परिवार ने, कई पत्रकारों, इतिहासकारों और आम लोगों ने उठाए, वो आज भी बिना जवाब के हैं। पारदर्शिता की कमी, पोस्टमार्टम का ना होना, गवाहों के अलग अलग बयान और उस समय की जो तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति थी। हाँ, इन सब ने मिलकर इसे भारतीय इतिहास की शायद सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बना दिया है। और ज़रूरी ये है कि हम इन अलग अलग नज़रियों और शक को समझें, जैसा कि स्रोत हमें बताते हैं, बिना किसी एक नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि निर्णायक सबूत है ही नहीं। तो एक तरफ है लाल बहादुर शास्त्री का जीवन, जो सादगी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और देश प्रेम की मिसाल है। सादा जीवन, उच्च विचार का जीता जागता सबूत। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है उनकी मृत्यु, जो एक गहरे रहस्य में लिपटे हुई है। हाँ, उनकी विरासत दोहरी है। एक तरफ उनके मूल्य हैं, विनम्रता में छिपी हुई दृढ़ता, आम आदमी से जुड़ाव, नैतिक राजनीति पर जोर। जय जवान जय किसान सिर्फ एक नारा नहीं था, वो देश की जरूरतों की उनकी समझ को दिखाता था।
उन्होंने ये साबित किया कि बिना किसी ऊंचे पद या बड़े परिवार की विरासत के भी सिर्फ अपने चरित्र और काम के दम पर देश का नेतृत्व किया जा सकता है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है, सिखाता है कि कर्तव्य और त्याग ही देश सेवा का असली आधार है।